नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो आगे का हमारा सिलेबस है, जिस पे हम लोग बेसिकली जो पॉपुलेशन जो भारत की रही है, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। भारत में पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा रहा है और उसके साथ जो 2011 के कुछ डेटा हैं, भारत में पॉपुलेशन का इतिहास क्या रहा है, उन सभी पे हम लोग आज क्लास में चर्चा करेंगे। और जो करंट का डेटा है, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके साथ-साथ जो अदर करंट की चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो करंट के सिनेरियो हैं, करंट के जो लेटेस्ट डेटा आए हुए हैं, जैसे एसआरएस बुलेटिन, फिर डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्सेस हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, डिफरेंट टाइप के, और जो हंगर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल जो पासपोर्ट इंडेक्स है, इस तरीके की जो डेटा इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा जो है अलग क्लासेस में करेंगे। और वो हमारा एग्ज़ाम से पहले, जैसे जून और दिसंबर में 2 बार जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो क्लासेस होंगी, लगभग 1 महीने से 15 दिन से 1 महीना पहले जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग उनको कवर करेंगे। तो इस क्लास में हम स्टैटिक पोर्शन पे विशेष फ़ोकस करेंगे, स्टैटिक पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा है यूट्यूब चैनल L1 क्लासेस का, और ये है हमारा लिंक टेलीग्राम का। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे, तो आपको इस लोगो के साथ ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके हमारे जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और आवश्यकता होने पे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हम लोगों का ये सिलेबस है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करिए। शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो डेटा, मतलब हम डेटा की बात कर रहे हैं, खुद पॉपुलेशन स्टडीज़ के डेटा की बात कर रहे हैं। जो हमारी अपनी मतलब संस्था का डेटा है, उसमें ये है कि लगभग 60 टू 70% लोग वीडियोज़ तो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी एक आग्रह है संस्था का कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। हाँ, ताकि मनोबल बना रहे, ये कोर्स जो है मतलब निर्बाध रूप से चलता रहे। ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड, ग्लोबल वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज़ एंड ग्रोथ, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है? फिर करंट की पॉपुलेशन हम लोग जो अलग वीडियोज़ आएँगे करंट के, उनमें हम पढ़ेंगे। करंट के पॉपुलेशन जो सिनेरियो हैं, अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा जो घोषित किए जाते हैं। और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डेमोग्राफी जो प्रोफाइलिंग होती है, डेमोग्राफी जो प्रोफाइल है भारत की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है भारत में, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो जनसंख्या की जो प्रवृत्ति है, उसको सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है, पहली ही लाइन जो लिखा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 1800 में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। ठीक है? लगभग 1 अरब थी। और उसके बाद जो अब 2024 में लगभग 8 अरब हो चुकी। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि भारत की विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब थी? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में? तो वो यहाँ पे देखेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पर 1800 ईस्वी थी, ठीक है? मतलब 18वीं सदी की शुरुआत में जो मतलब हमारे पास डेटा था, वो विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो चुकी थी। ठीक है? इसमें फिर क्या है, औद्योगिकीकरण, चिकित्सा प्रगति और कृषि विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आई। जनसंख्या, ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन है कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या या भारत की जनसंख्या अचानक विस्फोटित होने का या अचानक बढ़ने का कारण क्या था? तो अचानक बढ़ने का, जो पॉपुलेशन के बढ़ने का कारण था, वो मृत्यु दर में कमी थी। जन्म दर तो लगभग उस समय भी वही थी। 10 लोग पैदा हो रहे हैं, उसमें से 6 लोग मर जा रहे हैं, 7 लोग मर जा रहे हैं। तो उसमें जनसंख्या में बहुत बड़ा ट्रेंड परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 10 के 10 लोग पैदा हो रहे हैं और उसके बाद उसमें 2 मर रहे हैं, ये 2 की मृत्यु हो रही है। तो उसमें जो गैप आया ना, मतलब पॉपुलेशन, जो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ होती है,
पॉपुलेशन मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर, वो बढ़ने के कारण हमारे पास यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या में विस्फोट हुआ। मतलब जनसंख्या अचानक तेज़ी से बढ़ी, ठीक है? इसी को यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। मुख्य रूप से विकासशील देशों में हुआ जनसंख्या विस्फोट, कुछ विकसित देशों में जनसंख्या स्थिरता या गिरावट देखी जा रही है, जैसे जापान और यूरोपीय देश, ठीक है? ये वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या है? जब भारत 1951 में था, मतलब आज़ादी के जस्ट बाद, ठीक है? भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, लगभग 36 करोड़ के आसपास। कुछ डेटा जो है उसमें 38 या 39 करोड़ बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, जो 2024 में बढ़कर लगभग प्रेजेंट टाइम में 140 करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन ये ध्यान देना, ये अनुमानित डेटा है, ये अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इस डेटा को मतलब क्या है कि अनुमानित डेटा है। अभी जैसे यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन रिपोर्ट जो थी 143 समथिंग 143 बिलियन डॉलर कुछ, जो सॉरी बिलियन डॉलर कह रहे हैं यार, 143 करोड़ जो है अनुमानित है ये जनसंख्या, ठीक है? तो उसी के आधार पे भारत को कहा गया है कि भारत विश्व में पहला ऐसा देश बना है, पहला ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो अभी एग्ज़ैक्ट डेटा इसका जब हम पॉपुलेशन रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये जनसंख्या की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि हमारा जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी है, घटी है, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर 2023 में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना, 2023 नहीं, 2024, ठीक है? चीन को पीछे छोड़ते हुए शहरीकरण, चिकित्सा सुविधा में सुधार और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाया है। हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। यही बता रहे हैं कि 1971 वगैरह के आसपास देखेंगे तो भारत की जनसंख्या 24-25% के हिसाब से बढ़ रही थी। पिछला जो 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, वो लगभग 17% के आसपास रही, साढ़े 17% के आसपास रही। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो वैश्विक स्तर पे जनसंख्या का आकार है और इसमें वृद्धि की विविधता है। वैश्विक स्तर पे क्या है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, ये रीजन वाइज़ अभी पहले हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का मतलब क्या हो गया? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के बीच में जो मैक्सिको की खाड़ी है, या एक यूँ कहें कि जो अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अटलांटिक ओशन मेनली ये कहा जाए। हालाँकि हैं दोनों में, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, लेकिन जो मतलब अटलांटिक ओशन में जो देश हैं, छोटे-छोटे द्वीपीय देश हैं, उनको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है, ठीक है? अगर कुछ यूँ ऐसा देखेंगे, तो जो नक्शा है कुछ ऐसा है, मतलब ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर देखेंगे मेक्सिको की खाड़ी के आस-पास जो छोटे-छोटे देश हैं, मैप थोड़ा-सा अजीब-सा है, तो आप लोग ओरिजिनल मैप देख लीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पे जो देश हैं इनको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई। क्यों? क्योंकि ये विकासशील देश थे, इनके पास मतलब जैसे ही जनसंख्या की जो मृत्यु दर कम हुई, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर तो कम नहीं हुई, लेकिन जो बर्थ रेट है वो कम नहीं हुआ, मृत्यु रेट कम हुआ, इसके कारण जो डिफरेंसेस है, नेचुरल डिफरेंसेस वो बढ़े, और उसके कारण यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में उच्च जन्म दर, यहाँ पे अभी भी जन्म दर काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद विकासशील देशों में शिक्षा, परिवार नियोजन की कमी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है, ठीक है? अब उसके बाद निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले देश, यूरोप, जापान, रूस, अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या जो वृद्ध हो रही है और जन्म दर घट रही है। कई विकासशील देशों कई विकसित देशों में कई विकसित देशों में जन्म दर गिर रही है, जिससे जनसंख्या स्थिरता सॉरी यार, जिससे जनसंख्या स्थिरता या गिरावट हो रही है। कुछ देशों में प्रवास, इमिग्रेशन जनसंख्या को स्थिर बनाए रखता है।
अब देखेंगे भारत में जनसंख्या का इतिहास क्या है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आपके लिए कि इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत में जो जनसंख्या का इतिहास रहा है, इसमें है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें विभिन्न कालखंडों में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण जनसंख्या में उतार-चढ़ाव आया। भारत की जनसंख्या वृद्धि को हम प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद कालों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है? मतलब यहाँ पे प्राचीन, मध्य, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक मतलब जो ब्रिटिश शासन था और उसके बाद जो फिर हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे पास जनसंख्या वृद्धि हुई है, उस हिसाब से हम लोग इसको बाँट रहे हैं। और इसी हिसाब से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत में कैसा था? प्राचीन भारत में जनसंख्या, पॉपुलेशन इन एंशिएंट इंडिया। इसमें क्या था कि जो वैदिक और मौर्य काल है, इसमें देखेंगे तो वैदिक काल में जनसंख्या कम घनत्व वाली थी और लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थे। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य में देखेंगे, तो मौर्य साम्राज्य में क्या है 321 से 185 ईसा पूर्व के समय में जनसंख्या वृद्धि हुई क्योंकि संगठित कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, संगठित कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला जिसके कारण थोड़ी-सी जनसंख्या मौर्य काल में बढ़ी और कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ इनके समय। चाणक्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो इनकी एक किताब थी, में जनसंख्या गणना और प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का उल्लेख मिलता है। तो ये चाणक्य का अर्थशास्त्र ध्यान दीजिएगा, कि नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये बुक जो है, जो चाणक्य की बुक थी, चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त या चाणक्य की जो किताब अर्थशास्त्र थी, नाम अर्थशास्त्र है यहाँ पे सॉरी आज के समय में इसको अर्थशास्त्र अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटी अलग सब्जेक्ट है या राज्य व्यवस्था अलग सब्जेक्ट है। ये अर्थशास्त्र नाम था लेकिन ये किताब राजनीति पे थी, कि देश का शासन या किसी राज्य का शासन किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, किस तरीके से राजा होना चाहिए, किस तरीके से राजा के मंत्री किस व्यवहार के होने चाहिए, उनका जनता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, फिर राजा को किस तरीके से अपनी जनता और जो मतलब एक तरीके से पैरेलल जो व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से डेवलप करनी चाहिए। इनके शासनकाल की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे मान लीजिए कि भारत में ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इनके किसी मंत्री ने कोई काम किया, तो वो काम सही कर रहा है या नहीं, उसकी देख-रेख के लिए एक गुप्त रूप से गुप्तचर नियुक्त होते थे, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट राजा को देते थे। तो वो सिस्टम जो है इनका बड़ा अच्छा था और कोई भी वहाँ पे परेशानी की स्थिति में या उनका मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उसपे तुरंत एक्शन भी होता। तो वो चीज़ें भारत में भी या फिर पूरे विश्व में एक तरीके से कहा जाए लागू हो सकती हैं, लेकिन अब अ, उन पे कितना मतलब सही है, गलत है, वो तो आज का चर्चा का विषय नहीं है हम लोग की क्लास का। आप लोग उसको चर्चा पर चर्चा के माध्यम से या कहीं रिटन कहीं निबंध लिख रहे हैं कुछ लोग कहीं पेपर वगैरह में, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो पेपर में कटिंग्स वगैरह जो होती हैं, जो मतलब लेख होते हैं, वो भी लिखते हैं। तो वो लोग अपने विचार उस पे दे सकते हैं कि चाणक्य के शासनकाल में सॉरी चाणक्य के साम्राज्य में या एक तरीके से कहा जाए कि मौर्य साम्राज्य में जो व्यवस्थाएँ वहाँ पे लागू थी कि क्या उन व्यवस्थाओं की परिकल्पना आज के समय में की जा सकती है या नहीं। ठीक है? तो ये हमारा ये जो जनसंख्या का हमारा जो वैदिक काल या मौर्य काल से संबंधित जनसंख्या के जो रिकॉर्ड्स हैं या जो हमारे मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास ये तीनों रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गुप्त काल या मध्यकाल में जो जनसंख्या किस तरीके से रही हमारी। तो यहाँ पे गुप्त साम्राज्य मतलब चौथी या छठवीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या बढ़ी क्योंकि शिक्षा, कला, विज्ञान और चिकित्सा में सुधार हुआ। इस समय नगरों और ग्रामों का विस्तार हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। ठीक है? मुगल शासन में क्या हुआ? मुगल शासन के दौरान सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पादन और व्यापार में सुधार हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बल मिला। अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 के शासन में पहली बार विस्तृत भूमि सर्वेक्षण और कर प्रणाली लागू की गई, जिससे जनसंख्या के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया। ठीक है? तो यहाँ पे अकबर का
अकबर के शासनकाल में एक किताब लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, आईन अकबरी। अभी ये आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आईन अकबरी, ठीक है। आईन अकबरी एक किताब थी अबुल फजल की। इसमें अकबर के शासनकाल में किस तरीके से जनगणना जनसंख्या काउंटिंग होती थी, उसका यहाँ पे जिक्र मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान जनसंख्या किस तरीके से थी, जनसंख्या वृद्धि और संकट, पहले ये 2-3 पॉइंट के रूप में है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। फिर 1810 से 1947 के बीच में अकाल, महामारी, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था, बंगाल में फेमाइन आई थी प्रथम वर्ल्ड वार के समय और द्वितीय वर्ल्ड वार के समय भी जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज जो थे यहाँ से, भारत के जो जनता का खाने का जो सामान था, गोदामों से उठाकर ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेज दिया गया था यूरोप के देशों में। जिसके कारण भारत में खाने की कमी हुई थी और उस समय कहा जाता है कि 10 से 11 लाख लोग मारे गए भुखमरी से। बंगाल फेमाइन काफ़ी चर्चा में रही थी उसमें। हालाँकि इसमें थोड़ा बहुत अगर आएगा आगे तो बताया जाएगा, अदरवाइज़ वो सब्जेक्ट इतिहास का हो जाता है या फिर जब हम जीएस पढ़ते हैं, तो उसका पोर्शन हो जाता है, तो उसकी बहुत यहाँ पे चर्चा नहीं होती कारण से। 1770 और 1866 और 1896 में भयानक अकाल पड़े, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी थी उस समय और जैसे आज के समय में कोरोना की बीमारी फैली और लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उसी तरीके से उस समय प्लेग और जो अन्य इन्फ्लुएंजा टाइप की बीमारियाँ होती थी, वो फैलती थी और बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो यहाँ पे क्या था, प्लेग 1896 से 1914 के बीच में और फिर उसके बाद 1918 में इन्फ्लुएंजा नामक महामारी भी जनसंख्या में गिरावट का कारण बनी। यहाँ पर क्या था कि 1914 से 1918 के बीच में 18 के बीच में प्रथम वर्ल्ड वार चला था, 18-19 तक। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय एक सेना दूसरी सेना को या एक देश की मतलब सेना दूसरे देश की जनता को मारने के लिए बहुत से बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ करते थे। कोई ना कोई महामारी फैला दिए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। जैसे सबसे इसमें जो बीमारी हुआ करती थी वो प्लेग होती थी। चूहे जो होते थे, प्लेग वाले चूहे सामने वाली जो सेना है उसके खाने के सामानों के बीच में छोड़ दिया गया। प्लेग से इन्फेक्टेड जो चूहे होते थे, उनको सामने वाली सेना के रसद सामग्री जहाँ पे रखी है वहाँ छोड़ दिया गया। तो धीरे-धीरे चूहे क्या है कि हर जगह यहाँ-वहाँ भागते-भागते हर जगह वो वायरस फैला देते थे। और वायरस फैला देते थे तो उसके कारण क्या होता था कि पूरी अ, जो सेना है या पूरे उस रीजन की जो जनता है उसके बीच में प्लेग बीमारी फैल जाती थी और प्लेग बीमारी में अटैक जो है मतलब मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती। तो जिसके कारण सामने की सेना या तो सरेंडर कर जाती थी या युद्ध हार जाती थी इस बीमारी से। तो मतलब ये कहने का ये हमारे मतलब है कि ये प्लेग वगैरह एक तरीके से हथियार के रूप में यूज़ होते थे उस समय, जिससे सैनिकों के साथ-साथ नॉर्मल जनता थी वो मारी जाती थी और उनके साथ जो है भारत में जो जनसंख्या जो बढ़ती रहती थी वो अचानक जो है मतलब कम हो जाती थी। तो जिसके कारण जो है मतलब जनसंख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट होती थी। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो रोमन साम्राज्य है, अब हम लोग थोड़ा-सा आते हैं इनके मतलब अलग-अलग थोड़ा-सा कालखंडों पे। तो रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण जो है कैडस्ट्रल सर्वे के रूप में पाए जाते हैं। फिर 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इज़राइलियों की गणना की जाती है। मूसा जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो इज़राइलियों के मतलब इज़राइल जो देश है, फ़िलिस्तीन जो देश है, वहाँ पर इज़राइलियों की काउंटिंग के लिए मूसा ने एक सर्वे कराया था। तो उसका भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी जस्ट बताया गया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में जनगणना का उल्लेख मिलता ही है। अकबर के शासनकाल में 56 से 96 यहाँ पे लिखा सॉरी 55 से 96 लिखा है, में भी जनगणना के बारे में उल्लेख मिलता है और फिर आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। ये पूछा गया आपसे कई बार, ठीक है? जो व्यवस्थित ढंग से जनगणना की शुरुआत हुई कि हमें लोगों को मतलब जानकारी रखनी है। पहले तो सेना के लोगों की जानकारी रखी जाती थी। जैसे
मुगल काल में क्या था कि या जो खिलजी वगैरह आए थे, उस समय की अगर देखा जाए तो वो घोड़ों को दागने की प्रथा होती थी। घोड़े रहते थे, उन पे फिर एक लोहे से कुछ चिन्ह बना के उसको गरम करते थे, फिर घोड़े के जो है पीठ पे, पैर पे मुहर मार देते थे। उसको दागने की प्रणाली की जाती थी, वो दाग दिया जाता था, इससे पता चलता था कि घोड़ा हमारी सेना का है, हम हमारी तरफ से ट्रेंड है। नहीं तो कुछ-कुछ घोड़े भी अलग लेवल पे कलाकार होते थे, कि सामने की सेना के हैं, इधर आए, फिर उत्पात मचाए, फिर भाग गए। घोड़े भी मतलब जानवरों का भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ पर ये चीज़ें हुआ करती थी। तो उसी के लिए यहाँ पे मतलब जो सेना के लोग हैं, उनकी तो काउंटिंग हुआ करती थी कि उनके मतलब उनके चिन्ह जो है शरीर पे कोई अगर मार्क है तो उसको लिख के रखा जाता था कि जो सैनिक है वो हमारी तरफ का ही है या अलग साइड का है। पता लगा इस टाइप की इधर मतलब मान लीजिए मुगल है उधर अ, सपोज़ कर लीजिए कि एक साइड मुगल हैं, एक साइड मराठा हैं। अब मराठा सैनिक अगर मुगल सेना वाले कपड़े पहन के आ गए इनके साइड, तो इनको कपड़े से तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सैनिक हैं या नहीं। तो उनकी कद-काठी से उनको पता किया जाता था, इसीलिए एक-एक जो उसमें छावनी होती थी, उसका नेतृत्व करने के लिए कई-कई अधिकारी नियुक्त होते थे, ताकि जनसंख्या या फिर सेना के बारे में आसानी से पता लगता रहे कि कौन हमारी तरफ का है, कौन उनकी तरफ का है। नहीं तो पता लगे रात में सैनिक एक्सचेंज हो गए, फिर उसके बाद जिस सेना में वो युद्ध के लिए खड़े हैं, उसी में उत्पात मचा दिए। ठीक है? तो हालाँकि ऐसा बहुत केसेस होता ही भी है, हुआ भी है कई बार। वो हम लोगों के यहाँ थोड़ा-सा इतिहास का विषय हो जाएगा इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो हमारे इम्पोर्टेंस की है, वो ये है कि आधुनिक और व्यवस्थित ढंग से जो जनगणना है, वो 1749 में स्वीडन में पहली बार शुरू की गई थी। फिर इसके बाद ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1772 में लॉर्ड मेयो के काल में, 1771-72 का ये काल था। ठीक है? लॉर्ड मेयो के काल में यहाँ पे शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और 15वीं जनगणना एवं भारत की 15वीं जनगणना है, ठीक है? तो भारत में क्या है कि 1972 में शुरू हुई तो वहाँ से काउंटिंग करेंगे 15वीं जनगणना है और 2011 की जो जनगणना है अगर स्वतंत्र भारत की आज़ादी के जस्ट बाद 1951 से काउंटिंग करेंगे, ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है? 21वीं सदी की ये पहली जनगणना सन 2001 में हुई थी और 21वीं सदी की अगर 2011 वाले को बोलेंगे तो ये दूसरी थी, ठीक है? और 21वीं सदी का मतलब सन 2000 के बाद, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे 2011 की जनगणना जो है ये 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 17.7% रही है, ठीक है? फिर जनसंख्या भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वैश्विक औसत वैश्विक जो पूरे विश्व का जो औसत है 2.4 से अधिक है, जिससे भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या से अगर भारत का परसेंटेज निकाला जाए तो 17.5% आता है। लेकिन जो हमारे पास वृद्धि दर है, दशकीय जो वृद्धि दर है वो 17.7% है। तो जब विकल्प देता है ना, तो वो दोनों विकल्प कई कई बार लिख देता है एग्ज़ाम में। तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। ये हमारे पूरे विश्व के परसेंटेज को निर्धारित करता है, पूरे विश्व के परसेंटेज को बताता है 17.5% कि हमारे जो भारत की जनसंख्या है, पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या के बराबर है। अभी ये डेटा ज़्यादा हो गया होगा। कारण ये है कि ये 121 करोड़ उसमें जनसंख्या थी, अभी 140-42 करोड़ हो चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब है कि पूरी जनसंख्या 2011 के डेटा है ये। जनसंख्या 2000 जनगणना जो 2011 का डेटा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटा आता है। जब करंट की हम बातें करेंगे करंट की हम जब बातें करेंगे जिसमें हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट या फिर यूनाइटेड नेशन में जो पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आती है उसकी जब हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो डेटा रहेगा हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे अगला जो हमारे पास पॉइंट है इसको देखते हैं। इसमें है कि 2011 में भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। ठीक है?
फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2001 से 2011 के बीच 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई, जो विश्व में सर्वाधिक वृद्धि थी। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे भारत की कुल जनसंख्या 19.5% हिस्सा, भारत की जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़, 121.08 करोड़, वो जनसंख्या बिहार और उत्तर प्रदेश को ही अगर देखा जाए तो वो 19.5% का, 19.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें देखेंगे तो ये 2 स्टेट्स बिहार और सॉरी यूपी का हिस्सा ही 19.5% है। मतलब 19.5% लोग इन 2 स्टेट्स में रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 64.90 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ थी। ठीक है? 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़, 23.8 करोड़ थी। 1951 तक यह बढ़कर 36.10 करोड़ हो गई थी। ठीक है? हम्म। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो हमारे पास 1951 और 2001 के बीच में अगर देखा जाए तो जो हमारी जनसंख्या है वो 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 66.7 करोड़ का मतलब हो गया कि लगभग 68 करोड़ का मतलब क्या हो गया कि अमेरिका की जनसंख्या का जस्ट डबल जनसंख्या। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 30 से 35 करोड़ है। तो उनकी जनसंख्या का डबल मतलब भारत वालों ने 50 साल में 2 अमेरिका पैदा कर दिया। ठीक है? ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी वो 102.87 करोड़ थी। वही जनसंख्या 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। ठीक है? मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा देखा जाए तो लगभग सीधा-सीधा एक तरीके से देखा जाए तो 19 से 20 करोड़ लोग बढ़े हैं। अभी इसका एग्ज़ैक्ट डेटा हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? अभी ये जनसंख्या का मतलब जो एक समराइज़ेशन है, एक जो प्रवृत्ति है वो बताई जा रही है। अभी एग्ज़ैक्ट डेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि 17.7% थी और फिर उसके बाद 2011 की वार्षिक वृद्धि दर, ये कई बार पूछा गया है, 1.64% थी, जो 2001 से कम थी। मतलब क्या कि जो भारत की जनसंख्या है वो 1.64% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। सपोज करिए 100 करोड़ लोग हैं तो उसमें 1.64 करोड़ लोग हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से पूरे साल भर में, पूरे 10 साल में देखेंगे तो लगभग 17.7% लोग बढ़े। ठीक है? अब सोचिए कि इज़राइल वगैरह की जनसंख्या 80-85 लाख के आसपास है, मतलब 1 करोड़ भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है उनकी जन और भारत में हर लगभग हर महीने कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं? 80-85 लाख। ये स्थिति है भारत की, सोचिए। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो मतलब सॉरी एग्ज़ैक्ट डेटा हमें याद नहीं आ रहा, हर महीने नहीं शायद हर दिन है। तो इसमें क्या है कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक इज़राइल रोज़ का कांसेप्ट है भारत में। तो उसको हम देखेंगे, वो डेटा जब एग्ज़ैक्ट आगे आएगा तो देखा जाएगा। सॉरी यार, थोड़ी-सी गला गड़बड़ है आज। अब इसमें आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि में ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि में ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या माइनस 0.31% की गिरावट आई। इसका कारण जो है अकाल महामारियाँ थी, जिससे मृत्यु दर अधिक रही। और इसी समय गांधी जी ने 1920 में 1920 में एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था, असहयोग आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है? मूवमेंट। तो लोग जो है मतलब ज़्यादातर तरीके से कहा जाता है सहयोग घर में भी करने लगे। तो इसलिए हर जगह असहयोग की भावना
पैदा हुई, ये याद करने के लिए बता रहे हैं यार, नहीं इतने महान आदमी को इस तरीके से जो बोला जाता है, वो शायद बहुत ही गलत है। कहा जाता है ये कि गांधी जैसा दे मतलब आदमी दूसरा शायद ही इस पृथ्वी पे आए। तो जब से गांधी को पढ़िए तब उसके बाद देखिए क्या वो आदमी, कितना लाजवाब आदमी। आइंस्टीन और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो आदमी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से, इंग्लैंड से राजा से लड़ जाए, जिनका कहते हैं कि सूरज कभी अस्त नहीं होता था। मतलब इंग्लैंड का और जो फ्रांस हैं, इन सब का मतलब इतना साम्राज्य विस्तार कर लिए थे लोग कि इंग्लैंड का कहा जाता है कि 24 घंटे सूर्य उनके क्षेत्र में कहीं न कहीं दिखता रहता है हमेशा। उनके यहाँ सूर्य अस्त होता ही नहीं था उनके साम्राज्य में। उस समय जो है, उस समय गांधी जो है उस देश के पीएम से लड़ जाए, डायरेक्ट खुलेआम चुनौती दे दे, बहुत बड़ी बात होती। आज हम लोग अपने गाँव के प्रधान को चुनौती नहीं दे पाएँगे। अपने एरिया के विधायक को दे दें तो रातों-रात गायब करा देगा। तो सोचिए ऐसे बोलने से पहले जो है, हम लोग को बहुत बचना चाहिए, वास्तव में जो मतलब महान आत्मा थी। तो यहाँ पर हम लोग आइए देखते हैं, तो 1911 से 21 के दशक में जो जनसंख्या में गिरावट आई थी, उसका मेन कारण ये नहीं था कि जनसंख्या में वृद्धि दर कम हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कथन कारण के रूप में कि 1921 में जो जनसंख्या जिसको हम महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं, उसका उसमें जनसंख्या घटने का मेन कारण क्या था? तो मेन कारण जो हमारे पास जनसंख्या घटने का था, वो मृत्यु दर में वृद्धि हुई थी। मतलब क्या कि यहाँ पर अकाल और महामारियों के कारण मृत्यु दर अधिक हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे भारत की जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट आई, जिसमें एक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव ग्रोथ देखी गई। ठीक है? मतलब जनसंख्या उस साल डिक्लाइन हुई थी। इस कारण से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और इसके बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये लगने लगा था कि अब भारत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण भारत की आज़ादी में थोड़ा-सा डिले हो गया। ठीक है? 1961 से 71 के दशक में भारत की जो जनसंख्या है 24.80% की सर्वाधिक वृद्धि। 61 से 71 के बीच में। यही चीज़ अभी हम पिछले क्लास में आपको बता रहे थे कि 61 से 71 के बीच में 61 से 71 के बीच में जो हमारे देश की जनसंख्या थी अब तक की हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव की 24.80%। ठीक है? इसीलिए इंदिरा गांधी इस समय पर पीएम थी 71 के आसपास। जब स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 1972 में, तो इंदिरा गांधी पे भयानक दबाव था कि आप अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। तो उसी समय भारत में बहुत सारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम, जनसंख्या नियंत्रण के अलग-अलग उपाय, जागरूकता, फिर उसके बाद उसी में एक कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। उसी में एक कार्यक्रम था नसबंदी कार्यक्रम भी, जिसमें डॉक्टरों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला उस समय की सरकार ने कि हम आपको कुछ पैसा देंगे पर नसबंदी पे। तो डॉक्टरों ने जितने हॉस्पिटल में पेशेंट आते थे, सबकी नसबंदी करने लगे। ठीक है? तो उस कारण से एक डर का माहौल पैदा हो गया, लोग हॉस्पिटल नहीं जाना पसंद। उसकी उस पे बहुत खिंचाई हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आज भी उसका जो है मतलब कुछ नेता लोग बोलते हैं कि आपके मतलब वहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो ऐसा किया नहीं था। आज भी अगर गवर्नमेंट कह दे कि अभी एक नसबंदी पे पर डॉक्टर को 10,000 रुपए मिलेगा, तो आज भी सड़क से उठा-उठा के डॉक्टर नसबंदी कर देंगे। समझ रहे हो ना? कुछ लोग को तो जैसे गाड़ी उठाने नहीं किस्त ना जमा करिए तो गाड़ी उठाने वाले लोग घूमते रहते हैं, जहाँ पकड़े गए वहाँ पे आपकी गाड़ी उठा ले गए। वैसे सड़क से आदमी उठाने लगेंगे। सड़क से आदमी उठा के नसबंदी करके छोड़ देंगे, अंगूठा लगवा के, कि भाई उनको पैसा मिल जाए। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे। फिर अब देखेंगे तो यहाँ पे 1971 से 81 के बीच में यह जो मतलब वृद्धि दर थी 24.66% हुई। फिर 81 से 91 के बीच में 23%। मतलब ये कहा जाए कि जो यहाँ पे 1921 के बाद 19 से यहाँ पे जो महान विभाजक वर्ष है, वहाँ से डायरेक्ट जो हमारा ग्राफ है 71 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद 71 के बाद धीरे-धीरे कम होने लग रहा है ये ग्राफ। मतलब वृद्धि दर का अगर ग्राफ देखा जाए, तो वो धीरे-धीरे यहाँ पे अब भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा रही है।
फिर यहाँ से 71-81 में 23% था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अच्छा हाँ, ये 81-91 के बीच में 23% था। और अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1991 से 2001 के बीच में 21.54% मतलब 21.54% थी, जो जो 2001 और 2011 के बीच में 17.7% रह गई। ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर 80.90% थी और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 64.6% थी। ये चीज़ें अभी ये डेटा पे रिपीट होंगे, फिर से आएँगे आगे। सबसे अधिक जो वृद्धि दर है, दादर नगर हवेली में हुई थी 55.88%। 2011 की जो जनगणना थी, जिसमें सन 2001 से सन 2011 के बीच का जो डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें सबसे अधिक वृद्धि दादर और नगर हवेली में थी, जहाँ पे 55.88% की ग्रोथ हुई। सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड में थी -0.58%, मतलब नागालैंड की जनसंख्या घटी। फिर इसके बाद 2001 की जनगणना में नागालैंड में दशकीय वृद्धि 64.53% थी। सोचिए कि 2001 की जनगणना में इनकी वृद्धि दर 64.53% थी, जो यहाँ पर जो 2011 की जनगणना में माइनस में पहुंच, मतलब सोचिए इन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया नागालैंड के लोगों ने। क्या जागरूकता मतलब बढ़ी, नसबंदी कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम होते हैं उनका कितना फायदा इन्होंने उठाया कि 64% की ग्रोथ से ये माइनस में चले गए। ठीक है? तो ये हमारा रहा यहाँ तक का कार्यक्रम, और अगली क्लास से हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन के जो ट्रेंड हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पॉपुलेशन की जो प्रवृत्तियाँ हैं, कुछ डेफिनिशंस हैं, कुछ भारत के जो आधिकारिक डेटा हैं 2011 जनगणना के, उसको हम देखेंगे। फिर जब 2011 की जनगणना का जब नंबर आएगा, जून वाले एग्ज़ाम से पहले या दिसंबर वाले एग्ज़ाम से पहले, तो उस केस में हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो एग्ज़ैक्ट डेटा किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन के साथ उसको वहाँ पे बताया जाए आप लोगों को। ठीक है? तो आज की क्लास अब हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।